ये फीडबैक फॉर्म भर देंगे प्लीज। तुम भर दोगे प्लीज? ओके। मैम आपका नाम और बाकी डिटेल्स। हाँ। तुम अपना नंबर डाल दो प्लीज। मैं नहीं चाहता कि अब वो मुझे कॉल करे और मुझे डिस्टर्ब करे। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। थैंक यू। फीडबैक फॉर्म आजकल हर सर्विस प्रोवाइडर, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो या ट्रैवलिंग एजेंसी, फीडबैक चाहता है, जानना चाहता है कि उसका कस्टमर उसकी सर्विसेज से खुश है या नहीं। ये फीडबैक सर्विस प्रोवाइडर को ये बताता है कि बेहतर सर्विसेज देने के लिए उन्हें और क्या करना चाहिए। कई बार कस्टमर का ये फीडबैक डेटाबेस दूसरी मार्केटिंग सर्विसेज के साथ भी एक्सचेंज किया जाता है। किसी को भी इस तरह की निजी जानकारी देना क्या किसी खतरे की दस्तक हो सकती है? बच्चों, पूरी कक्षा का नक्शा खराब कर दो। आमरीन बेटा, देखो दरवाजे पे कौन है। आमरीन बेटा, मैंने क्या कहा सुना नहीं? देखो दरवाजे पे कौन है। हाँ मैं देखती हूँ। अब तुम दोनों मेरे वश में हो, गाल परी और बिजधार परी। हम आपके वश में हैं। अमरीन कौन है? अमरीन बेटा, मैंने कुछ पूछा तुमसे, कौन है? अमरीन, गाल परी, आप भी? अमरीन बेटा, टीवी का वॉल्यूम कम करो। बेटा कौन आया था? नदीम अंकल। तो वो चले गए? हाँ, अब बाथरूम में थी ना तो उन्होंने कहा कि मैं फिर आऊंगा। अच्छा अच्छा, तुमने ब्रेकफास्ट किया? हाँ। तो जाओ जल्दी से नहा लो, जाओ चलो। अम्मी प्लीज प्लीज, ये खत्म हो गया फिर मैं नहा लूंगी। ठीक है। अमरीन, क्या हुआ अम्मी? बेटा मेरा मोबाइल देखा? नहीं अम्मी। तो तुमने मेरा मोबाइल गेम खेलने के लिए नहीं लिया? नहीं अम्मी, मैंने तो 2-3 दिन से आपके मोबाइल को टच भी नहीं किया है। number you have called is currently switched off. Switched Please off? try again later. Thank you. मेरा फोन कैसे स्विच ऑफ आ रहा है? बैटरी तो फुली चार्ज थी। हाँ जस्मीन बोलो। फरहान, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है।
वहीं कहीं रखकर भूल गई होगी। ठीक से देखो। अरे मैंने पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं नहीं मिला। लैंडलाइन से कॉल किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। आखिरी बार कब यूज़ किया था? कल जब अम्मी से बात की थी तब। उसके बाद मैंने किसी को कॉल नहीं किया। उसके बाद तुम कहाँ गई थी? उसके बाद तो सब्जी लेने मार्केट गई थी। कहीं वहीं तो नहीं बोलाई? या अल्लाह। टेंशन मत लो जैस्मीन, फ़ोन है, मिल जाएगा। भाई साहब, मैं अपना फ़ोन शायद यही कहीं भूल गई थी। आपको मेरा फ़ोन मिला क्या? नहीं भाभी जी, मुझे तो नहीं मिला। बेटा पूरा खाना खाना, जरा भी नहीं छोड़ना। पता नहीं मैं अपना फ़ोन कहाँ भूल गई हूँ। जैस्मीन इतना टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारा नंबर डीएक्टिवेट करवा दिया है। कल मैं तुमको एक नया मोबाइल ला दूंगा और एक नया नंबर भी, और फिर तुम्हारा पुराना नंबर भी हम शुरू करवा लेंगे। फरहान, आप समझ नहीं रहे। मुझे मेरे नंबर की कोई फिक्र नहीं है, पर उसमें मेरे 600 से भी ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स थे। अरे तो बहुत सारे नंबर मेरे फ़ोन से मिल जाएंगे, और फिर घर की टेलीफोन डायरी भी तो है, ज़्यादातर नंबर्स तुमको उन्हीं में से मिल जाएंगे। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं अपना फ़ोन कहीं रखकर भूल गई। जब भी मैं बाहर से घर आती हूँ, मैं अपना फ़ोन यहीं डाइनिंग टेबल पर रखती, और अमरीन उसे गेम के लिए यूज़ करती है। अम्मी, मैं तो कितने दिनों से आपके मोबाइल को टच भी नहीं किया है। मैं तो अब्बू के मोबाइल से गेम खेलती हूँ। पता नहीं मेरा फ़ोन कहाँ चला गया। जैस्मीन, जस्ट रिलैक्स, एक फ़ोन ही तो खोया है। चलो अब चुपचाप खाना खाओ। जैस्मिन, अब सो भी जाओ, एक मोबाइल की ही तो बात है। देखो, इस हालत में तुम्हारा टेंशन लेना ठीक नहीं है, हमारे बच्चे पर असर होगा। हेलो, अमरीन बेटा, आज पूरा लंच खा लेना, ओके? कुछ भी मत छोड़ना। अरे सुनो, मैं 11 बजे तक शमीम के हाथों तुम्हारा नया फोन भेज दूंगा। अब तो मुस्कुरा दो। ये लीजिए। आ जाओ। बाय मम्मी। बाय बेटा। सलाम अलैकुम खाला, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहा है? जैस्मिन बोल रही हूँ। क्या काम है? खाला, जैस्मिन बोल रही हूँ। जैस्मिन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और आइंदा मुझे फ़ोन मत करना। पर खाला, हुआ क्या है? खाला ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। शबनम, जैस्मिन बोल रही हूँ, ये मेरा नया नंबर है। जैस्मिन, मुझे तुम्हारा नंबर नहीं चाहिए। मुझे तुमसे कोई बात भी नहीं करनी है और ना ही तुमसे कोई रिश्ता रखना है। खुदा हाफिज।
ये लो, तुम्हारे लिए एक और नया मोबाइल। और हाँ, तुम्हारा पुराना नंबर भी एक्टिवेट करवा दिया है। ये रही उसकी सिम। हेलो, जैस्मिन बोल रही हूँ। जैस्मिन, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे पर जैस्मिन, मुझे कभी दोबारा फोन मत करना। जैस्मिन, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। जैस्मिन की दुनिया बिखरने लगी थी। उसके साथ कुछ अजीब ही हो रहा था। उसके रिश्तेदार ना तो उससे बात करना चाहते थे और ना ही उसके साथ कोई रिश्ता रखना चाहते थे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था वो ये समझ नहीं पा रही थी और कोई भी उसे वजह बताने को भी तैयार नहीं था। अगले दिन तक वो इसी पहेली से जूझ रही थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बाय अम्मी। बाय। हेलो, जैस्मिन, मैं आशा। हाँ आशा, तुम कैसी हो जैस्मिन? मैं ठीक हूँ। फरहान कैसा है? वो भी अच्छे हैं, अभी काम पर गए हैं। मैं तो घर पर ही रहती हूँ। बेबी जो आने वाला है, इसलिए वो मुझे बिजनेस या दुकान का काम करने नहीं देते। बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। समझ सकती हूँ। प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स क्या कहती है? सब नॉर्मल? हाँ, सब ठीक है। हेलो। हाँ, सुन रही हूँ मैं। क्या हुआ आशा? तुम नॉर्मल नहीं लग रही हो। कोई टेंशन है? क्यों? तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है? मैं सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें भी तो टेंशन हो रही होगी ना? हाँ, टेंशन है, लेकिन तुम मुझसे ये सवाल ऐसे क्यों पूछ रही हो? मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, पर सच तो ये है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। एक मिनट आशा, तुम जानती हो कि मैं परेशान हूँ? हाँ। तुम्हें कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? और क्या जानती हो तुम मेरी परेशानी के बारे में? मैं तुम्हारी दोस्त होने के नाते सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है। क्या किया है मैंने? और क्या बात कर रही हो तुम? देखो, पिछले 3 दिन से जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ना, उससे मैं बहुत परेशान हूँ। सब मुझसे कितनी अजीब तरीके से बात कर रहे हैं। देखो, तुम्हारे दिल में जो कश्मकश चल रही है उससे मैं अनजान नहीं हूँ, पर तुम जो कर रही हो वो गलत है। हो सके तो इसे रोक लो। देखो, फरहान बहुत अच्छा इंसान है, नेक है, और तुम्हारी कितनी प्यारी बच्ची है। आशा, फिर जैस्मिन, क्यों तुम ये सब? आशा प्लीज साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हूँ? तुम फरहान को धोखा क्यों दे रही हो? क्या? मैं फरहान को धोखा दे रही हूँ? अरे ऐसा किसने कहा तुमसे? नदीम ने। तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा है ना, और ये आने वाला बच्चा भी उसी का है। जैस्मिन, तुम फरहान और अमरीन के साथ बहुत गलत कर रही हो। इतना बड़ा धोखा। आशा, तुम्हें ये सब कुछ नदीम ने फोन करके बताया? हाँ, और उसने ये भी कहा कि तुम इस शादी से निकलना चाहती हो, पर निकल नहीं पा रही हो। वो ये भी कह रहा था कि इन सब से निकलने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूं। आशा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। क्या तुम प्लीज घर आ सकती हो? अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे कुछ रिश्तेदार मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। एक के बाद एक सब यही कह रहे हैं कि कोई मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहता। जैस्मिन, ये नदीम का चक्कर क्या है? नदीम अब मेरा कुछ भी नहीं है। दोस्त है तुम्हारा। दोस्त नहीं तो जान पहचान है बस। पहली बार जब तुमने उसके बारे में मुझे फोन पे बताया था, तब तो यही कहा था कि वो तुम्हारा दोस्त है। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा आशा, अगर तुम्हें कभी ट्रेन की टिकट्स की जरूरत हो ना, तो मुझे बताना। मेरा एक दोस्त है नदीम, वो कंफर्म टिकट्स देगा और साथ में डिस्काउंट भी। आशा जान पहचान है बस, और काफी अच्छी जान पहचान, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं?
जैस्मिन, तुम नदीम को एक बार कन्फ्रंट क्यों नहीं करती? बोलो उसे कि वो जो भी कर रहा है ये सब गलत है। अगर सच में तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है तो एक बार तुम सामने से उसे पूछ क्यों नहीं लेती? हेलो, नदीम, जैस्मिन बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जास्मिन, मैं तुम्हारी फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। बड़ी देर लगा दी फ़ोन करने में। नदीम, तुम ये क्या कर रहे हो? ये पागलपन है, समझे? क्या किया मैंने? मेरे बारे में ऐसी झूठी और बकवास अफवाह क्यों फैला रहे हो? अफवाह है ये? कैसी बात कर रही हो जास्मिन? मैं जो कर रहा हूँ ये बकवास है? नदीम, मैं शादीशुदा, एक परिवार है मेरा, छोटी सी बच्ची है। कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? अच्छा, तो इसलिए आप मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकेंगी? तुम मेरी जिंदगी में कभी थे ही नहीं। ओ कम ऑन जास्मिन, इतना झूठ मत बोलो। क्यों कर रही हो ऐसा तुम? कर तो तुम रहे हो, मेरी जिंदगी को बर्बाद करने पे तुले हो। शांत हो जाओ जास्मिन। प्रेगनेंसी में ऐसे टेंशन लेना ठीक नहीं है। मैं शांत नहीं हो सकती। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी वजह से मुझे किन चीजों से गुजरना पड़ रहा है। मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। चुप हो जाओ जैस्मिन। हेलो जैस्मिन, कौन बोल रहा है? ईश्वर बोल रही हूँ। मुझे आज सुबह किसी नदीम का फोन आया था। ये मैं सब क्या सुन रही हूँ? जैस्मिन, तुम फरहान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उसने तुम्हें क्या नहीं दिया है? आखिर उसकी गलती क्या है? मुझे तो ये सब सुनते ही तुम पे इतना गुस्सा आया कि ईश्वर, वो आदमी मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तुम्हारे और फरहान के निकाह को 8 साल हो चुके हैं। ईश्वर, मैं फरहान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नदीम की बात कर रही हूँ। वो आदमी मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैला रहा है। क्या मतलब? नदीम तो मुझे बता रहा था कि तुम फरहान से छुटकारा चाहती हो, और वो तो ये भी बता रहा था कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा नदीम का ही है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है जैस्मिन। हेलो किश्वर, मैं आशा बोल रही हूँ। आशा, ये सब क्या चल रहा है? देखो किश्वर, मेरी बात सुनो। जैस्मिन एक जेन्युइन प्रॉब्लम में है। वो आदमी झूठी बातें फैला रहा है। वो झूठी कहानियां बनाकर जैस्मिन को बदनाम कर रहा है। मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। जैस्मिन, आखिर सच क्या है? आशा, मैं फरहान से अलग होने का सोच भी नहीं सकती। फरहान और मेरी बच्ची मेरी जिंदगी है। तो फिर ये नदीम तुम्हारे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहा है कौन ये? और तुम इससे कहाँ मिली थी? उसका फोन आया था मुझे आशा, और फिर वो घर पर भी आया था। कैसे? क्यों? फीडबैक फॉर्म है, इसे भर दीजिए। एक्सक्यूज मी मैम, ये फीडबैक फॉर्म है, प्लीज़ आप इसे फिलअप कर दीजिए। सर, ये फीडबैक फॉर्म है, इसे अभी फिलअप कर दीजिए। मैं दिल्ली रेगुलरली जाया करती थी, गारमेंट्स देखने, ऑर्डर करने। दिल्ली जाती तो फरहान के अम्मी और अब्बा से मुलाकात हो जाती थी। ऐसे किसी ट्रिप में मैंने एक फीडबैक फॉर्म भरा था। तो नदीम तुम्हारे कंपार्टमेंट में ही था? नहीं, मुझे किसी एजेंसी से फोन आया था, और वो एजेंसी उस फीडबैक फॉर्म का सर्वे हैंडल कर रही थी। हेलो, जास्मिन शेख जी बोल रही हूँ। हमें दिल्ली की ट्रेन के बारे में आपका फीडबैक फॉर्म मिला है। ओह, आपने हमारी सर्विसेज को अप्रिशिएट किया, इसके लिए थैंक्स। सर्विस वाकई में अच्छी है। मैडम, आप रेगुलर ट्रैवलर हैं, इसलिए हम आपको एक स्पेशल सर्विस ऑफर करना चाहते हैं। आप टिकट बुक करने के लिए हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आप शॉर्ट नोटिस पर भी हमें कॉल कर सकती हैं, हम आपको कंफर्म टिकट बना कर देंगे। थैंक यू, दैट्स रियली नाइस ऑफ यू। आप मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए, आप सीधे मुझसे बात कर सकती हैं। ओके, श्योर। बस इतनी सी ही बात थी। मैंने 1-2 बार उसे कॉल किया था टिकट्स बुक करवाने के लिए, और जब फरहान के अम्मी अबू की टिकट्स बुक करवाई तब भी उसने मुझे 300 रुपये डिस्काउंट दिए थे। इसलिए तो मैंने तुमसे भी उसका जिक्र किया था,
पर वो घर तक पहुंचा कैसे? वो एक बार टिकट्स देने के लिए आया था, फरहान की अम्मी और अब्बू के। उनकी दिल्ली जाने की रिटर्न टिकट्स थी। नदीम। ओह हाय, जैस्मिन। हेलो। आपके टिकट। थैंक यू। माय प्लेजर। आप अंदर आइए ना, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कम। और फिर मैंने मेरे अब्बू और अम्मी की टिकट्स भी उसी से बुक करवाई थी, जो कि वो देने मुझे खुद यहाँ आया था। उसके बाद उसने वो टिकट्स अम्मी और अब्बू के पास भोपाल भिजवा दिए थे। मतलब वो तुम्हारे अम्मी और अब्बू को भी जानता था? हाँ, इनफैक्ट उसने मुझसे कहा कि वो भोपाल में ही है, इसलिए वो अम्मी और अब्बू को छोड़ने के लिए स्टेशन भी गया था। अब मुझे समझ में आ रहा है आशा कि उसने सबसे जान पहचान क्यों बढ़ाई। कंफर्म टिकट्स वो डिस्काउंट पर देता था ताकि उसी के बहाने वो घर और दुकान पर आ जा सके। आशा, मैंने तो फरहान से भी उसे मिलवाया है और अमरीन भी उसे अच्छे से जानती है। ये आदमी पक्का चालबाज है। इसे सब कुछ पहले से ही तय किया था और इसका मकसद ही मुझे परेशान करना है बस। या खुदा, अगर उसने फरहान को कॉल करके कुछ भी बकवास कह दिया तो। मुझे पता था तुम मुझे दोबारा फोन जरूर करोगी। क्या चाहिए तुम्हें? ये हुआ ना सवाल। यही सवाल अगर तुमने मुझसे पहले किया होता तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बोलो क्या चाहते हो? अरे इतना गुस्सा क्यों करती हो? तुम्हें मेरे लिस्ट के बारे में तो मालूम है ना। तुम्हारे माँ बाप, फिर तुम्हारे शौहर के माँ बाप और आखिर में तुम्हारा शौहर फरहान। नदीम, नदीम, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हें चाहिए क्या? जरा सोचने तो। 10 लाख। 10 लाख दे दो। 10 लाख? कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे? अपने शौहर से मांग लो। और क्या कहूंगी उनसे? इतने पैसे क्यों चाहिए मुझे? सच बता दो, उसमें क्या है? तुम कहो तो मैं बता दूं? नहीं नदीम, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो जास्मीन, तुम्हारा एक हंसता खेलता परिवार है और मैं दुआ करता हूँ कि ये परिवार हमेशा हंसता खेलता ही रहे। कमाल करते हो यार तुम। इस हंसते खेलते परिवार के लिए 10 लाख रुपए क्या है? देखो, तुम मुझे दोबारा फोन करके बताओ कि 10 लाख रुपए तुम मुझे कब और कहाँ दोगे। और हाँ, ज्यादा इंतजार मत करना। वो क्या है कि मुझमें पेशेंस नहीं। जैस्मिन, इस आदमी के इरादे पहले से ही गलत थे। क्या करूंगी मैं? वो मेरी खाला को फोन कर चुका है, कई रिश्तेदारों को फोन किया है, तुम्हें, ईश्वर, पता नहीं और किस किस को फोन किया है। वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। आशा, मैं क्या करूंगी? शांत हो जाओ जैस्मिन। एक बात बताओ, तुम्हारे फ्रेंड्स, रिश्तेदारों का नंबर उसे मिला कहाँ से? अमरीन, कौन है? अमरीन बेटा, मैंने कुछ पूछा तुमसे। नदीम अंकल। अब समझ आया मुझे कि मेरा फोन कहाँ चला गया था। मुझे लगता है आशा कि उसने मेरा फोन चुराया है। हाँ आशा, उसने मेरा फोन चुराया है। अब तुम दोनों मेरे वश में हो, काल परी और पिछधार परी। हम आपके वश में हैं। बेटा, अम्मी से बोलना मैं बाद में आऊंगा, ठीक है? तो बताओ,
तभी वो उस दिन नहीं रुका था, फोन उठाकर चला गया। आशा, मैंने फोन यही टेबल पर रखा था और उसके बाद मुझे मोबाइल मिला ही नहीं। आशा, मैं क्या करूंगी? जैस्मिन, जैस्मिन शांत हो जाओ। इतना टेंशन लेना तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। शांत हो जाओ। तुम ही बताओ आशा, मैं क्या करूं? इस आदमी से हमें सख्ती से निपटना होगा और इसके लिए सबसे पहले तुम्हें फरहान से बात करनी होगी। नहीं आशा, मैं क्या कहूंगी फरहान से? सच और क्या? अरे मैंने ही नदीम को फरहान से मिलाया और फरहान क्या सोचेंगे मेरे बारे में? वो मुझ पर यकीन करेंगे भी या नहीं ये भी नहीं पता। देखो, इस मामले में हमें पुलिस की मदद लेनी होगी और उसके लिए सबसे पहले तुम्हें फरहान को सब कुछ सच बताना होगा। इन सब में फरहान का तुम्हारे साथ होना बेहद जरूरी है। जैस्मिन, जैस्मिन, इसने किक मारना शुरू किया। फरहान, अभी तो बस 2 महीने ही हुए हैं। अब और इंतजार नहीं हो रहा। जैस्मिन, अरे तुम अभी तक सोई नहीं? कुछ नहीं, वो बस। जैस्मिन, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? बोलो ना, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही। सच में। ठीक है, रात बहुत हो गई, सो जाओ। दूध। नाश्ता पूरा कर लो, फिर दूध पी लेना। हाँ? जैस्मिन, जैस्मिन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही हो। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैस्मिन, तुम मेरी जिंदगी हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी किस्म की परेशानी हो, और अगर ऐसी कोई भी बात हो तो प्लीज मुझसे छुपाना। बाय बाय अम्मी। बाय बेटा। आशा। हेलो जैस्मिन, तुमने फरहान से बात की? आशा, हिम्मत ही नहीं हो पा रही है। मैं उनसे ये सब कुछ कैसे बोलूं? मैं अपनी दुनिया ऐसे तहस नहस होते हुए नहीं देख सकती हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे अच्छे होने का कोई फायदा उठा रहा है। वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। देर मत करो जैस्मिन,
वरना सब कुछ सच में तहस नहस हो जाएगा। हेलो। तुमने बताया नहीं कि मैं 10 लाख लेने कब और कहाँ आऊँ। नदीम प्लीज प्लीज मुझे बख्श दो। यूं ही बख्श दूं? ठीक है, तो फिर मैं फरहान को फोन कर ही लेता। 4447689887 ये नंबर है। मैं अभी फोन लगाता हूँ और तुम भी सुनना कि क्या बात होती है। नहीं नदीम प्लीज ऐसा कुछ मत करना, ओके प्लीज। तो बताओ कब और कहाँ लेने आओ पैसे। तुमने सुना नहीं मैंने क्या पूछा? मुझे शाम तक का वक्त दो। ठीक है, 8 बजे तक का वक्त दिया, और अगर तब तक कॉल नहीं आया तो सबसे पहले तुम्हारे सास ससुर और फिर तुम्हारे माँ बाप को सब कुछ बता दूंगा। जैस्मिन अब टूटने की कगार पर खड़ी थी। आखिर वो उस ब्लैकमेलर को कैसे रोक सकती थी? उसका मुंह बंद करने के लिए फरहान को बताए बिना 10 लाख का इंतजाम करना भी मुमकिन नहीं था, और इसी बात से वो डर रही थी कि फरहान को सच पता चलने के बाद उनके घर का सुकून, उनके बीच का प्यार भरा रिश्ता कहीं बिखर ना जाए। आशा, तुम मेरे साथ चलोगी प्लीज? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया जैस्मिन कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा? तुम जिंदगी हो मेरी। सर, नदीम का फोन अभी स्विच ऑफ आ रहा है। उसने कहा था कि वो शाम को फोन करेगा। उसके मोबाइल नंबर से उसके घर का एड्रेस पता करो। सर, दोबारा उसका फोन है तो उसे कह देना कि पैसों का इंतजाम हो रहा है, और उसे पता नहीं चलना चाहिए कि आप लोग पुलिस की मदद ले रहे हैं। भरोसा रखिए, वो कहीं बच के नहीं जा सकता, हम लोग उस तक पहुंच ही जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय रेसलर गॉड डैंगर, और ये कल हमारे बीच यूएसए रेसलिंग मैच खेलने के लिए मुंबई आ रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं खाला से और सभी से बात कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। सर, ये फोन नंबर कोथरूड के किसी अनिल दास के नाम पर है। गाड़ी निकालो। सर, नदीम के फोन को ट्रैकिंग पे डाल दिया है, बहुत जल्द उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। डर मत, फोन उठाओ और कल सुबह तक का वक्त मांगो। हेलो जैस्मिन, रुपयों का इंतजाम हो गया? हाँ, 7 लाख तक का इंतजाम हो गया है, बाकी के 3 लाख कल सुबह 10 बजे तक मिल जाएंगे। ये हुई ना बात। मैं तुम्हें कल 10:30 बजे फ़ोन करता हूँ और फिर तय करते हैं कि कहाँ मिलना है। ओके, गुड नाइट जैस्मिन। जी अनिल दास? जी मैं ही हूँ। हाँ साहब, मैं नदीम को जानता हूँ, वो मेरा रूम पार्टनर था, लेकिन
वो 6 महीने पहले चला गया। ये नदीम अभी कहाँ मिलेगा? वो कोथरूड में ही रहता है सर। वो 2 महीने से मेरी उससे बात नहीं हुई। 2 साल पहले इधर आया था, मेरे शहर से, नागपुर से। उसके पास उसके नाम का कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, तो मैंने अपने नाम से उसे सिम दिलवाया था। ये नदीम नौकरी कहाँ करता है? वो तो बहुत सारी लोकल सर्वे फर्म्स के साथ काम करता आया है। अब नाम तो मुझे नहीं पता। अभी कहाँ रहते हो? एड्रेस है तुम्हारे पास? उसे पता नहीं चलना चाहिए कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। गलती से भी उसे पता नहीं चलना चाहिए, समझे? हेलो, यहाँ तो कांस्टेबल सिविल ड्रेस में तैनात रखना। जी सर। सर, नदीम ने जैस्मिन को कॉल किया था। जैस्मिन ने कहा है कि सुबह 10 बजे तक पैसों का इंतजाम हो जाएगा। लोकेशन पता चली? टीम ट्रैक कर रही है सर, लेकिन उसने फोन फिर से स्विच ऑफ किया हुआ है। नागपुर पुलिस से इस नदीम की कुंडली निकालो, हो सकता है ये हिस्ट्री शीटर। और बाकी पुलिस स्टेशन से भी पता करो, कहीं कोई और रिकॉर्ड तो नहीं है इस नदीम का। सब जी ठीक है, ओके। जैस्मिन, पुलिस को नदीम का एड्रेस मिल गया है। वो लोग उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। सर, मकान मालिक यही रहता, वो चाबी लेके आ रहा है। सर चाबी खोल दो। नदीम ने क्या किया साहब? कहाँ है इस वक्त नदीम? पता नहीं साहब, सुबह तो उसे लौटते हुए देखा था मैंने। रेंट एग्रीमेंट है? हाँ साहब है। उसमें उसके घर का एड्रेस और डिटेल जानकारी भी होगी। जी लेकर आइए। जी सर, यहाँ तो कुछ नहीं मिला। ये लीजिए सर। यही नदीम है? जी हाँ साहब। ये रहा उसका नागपुर का एड्रेस। ये एग्रीमेंट हम लोग लेकर जा रहे हैं, इसकी कॉपी बनाकर आपको रिटर्न कर देंगे। और एक बात, अगर नदीम आपको फोन करेगा तो आप उसे कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ हमें खबर करेंगे। जी जी सर। नागपुर पुलिस को इन्फॉर्म कर दो उसके घर के बाहर निगरानी रखे। तो या तो नागपुर गया होगा या तो नागपुर भागने के फिराक में होगा। सर, उसकी लोकेशन लगातार बदल रही है। जब लास्ट कॉल आया था तब वो लॉ कॉलेज रोड पे थे, अभी भी फोन स्विच ऑफ है। टेंशन मत लो जैस्मिन, आराम से सो जाओ। अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सर, नागपुर में उसके घर के बाहर पुलिस तैनात है। अब तक वो वहां आया नहीं है। और कोथरूड में उसके घर के बाहर और अनिल दास के घर के बाहर भी पुलिस तैनात है, लेकिन वो वहां भी नहीं लौटा। उसे रंगे हाथ पकड़ लेते, रुपए लेने तो खुद ही आएगा ना वो। मैं अमरीन को स्कूल छोड़ कर आता हूँ। बाय बाय अम्मी। बाय। हेलो, इंस्पेक्टर कोलते बोल रहा हूँ। हाँ सर बोलिए। एक बैग तैयार रखना, उसमें कपड़े वपड़े डाल दो। नदीम को रंगे हाथ पकड़ना है। वो जहाँ कहीं भी बुलाएगा आप चली जाइए, हम आपके आसपास ही होंगे। और दोबारा फोन है तो कह देना कि पैसे तैयार हैं। जी ठीक है।
क्या हुआ जैस्मिन? पुलिस वालों का फोन आया था। क्या कहा उन्होंने? डरो मत। हेलो। हो गया 10 लाख का इंतजाम? हाँ। अब जहां मैं कहता हूं पैसे वहां लेकर आना। कहाँ पर आना है? पुणे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 2। मैं तुमको 11:30 बजे वहां मिलूंगा। उसने पुणे रेलवे स्टेशन बुलाया है 11:30 बजे, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। सर, उसने जैस्मिन को रुपयों के साथ पुणे रेलवे स्टेशन बुलाया है। राधा दो। ये क्या मजाक है? हम समझाते तुझे क्या मजाक है ये। जैस्मिन, तू मुझे फंसा कर बच नहीं पाओगे। तू अपनी फिक्र कर। छोड़ छोड़ छोड़। चल बे, चल चल जा बे, चल। गलती होगी साहब। और कितने डंडे खाने के बाद मुंह खुलेगा? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। वो एजेंसी में फॉर्म सॉर्ट करते हुए मुझे जैस्मिन का फॉर्म मिला था। उसकी हैंडराइटिंग मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने उसे फ़ोन किया था। फ़ोन पर उसकी आवाज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी। आप सीधे मुझे कॉल कर सकती हैं। थैंक यू, दैट्स रियली नाइस ऑफ यू। वो मुझे बहुत पसंद आ गई थी। फिर एक दिन मैं उसके घर गया और तब मुझे पता चला कि वो एक बच्ची की माँ है, पर तब भी मैं उससे दूर नहीं जा पा रहा था। फिर एक दिन उसके माँ बाप से पता चला कि जैस्मिन प्रेग्नेंट है। मैं सब कुछ देख पा रहा था, समझ पा रहा था कि जैस्मिन अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत करती है। 2 महीने हो गए थे, मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी और जैस्मिन मेरे दिलो दिमाग में पूरी तरह से छाई हुई थी। सर, मैं उसे बिल्कुल भुला नहीं पा रहा था। मैं अच्छी तरह से जानता था कि मैं उसे कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा। उससे बस मेरी अच्छी पहचान हो गई थी, जो कि वहीं तक रहने वाली थी। मैंने कई बार टिकट बुकिंग में उसकी मदद की थी, इसलिए सोचा कि उससे कुछ पैसे उधार ले लूँ। जैस्मिन उसके शौहर की अच्छी कमाई थी, तो मैंने सोचा कि उससे कुछ मदद ले लूँ, पर समझ नहीं आ रहा था कि बात शुरू करूं तो कैसे। उस दिन सुबह मैं जैस्मिन से यही बात करने के लिए गया था। बच्चों, पूरी कक्षा का नक्शा खराब कर दो। मैं बहुत बेचैन था, समझ में नहीं आ रहा था कि मदद मांगूं तो कैसे मांगूं।
और तब मेरी नज़र उसके फ़ोन पर पड़ी। खुदा कसम साहब, मैंने इससे पहले कोई जुर्म नहीं किया, किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, ऐसा बस पहली बार किया। अगर जास्मिन तुम्हारे झांसे में आ जाती तो तुम उसे हमेशा ब्लैकमेल करते रहते। नहीं सर, मैं पैसा लेता और चला जाता। तुमने उसके रिश्तेदारों को फोन किया, उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। एक काम करो, जास्मिन का कॉल रिकॉर्ड निकालो, पता करते इसने किस किस को फोन किया है सब। तुझे क्या लगता है जास्मिन को रिश्तेदारों में बदनाम करके तुझे इतना सारा पैसा मिल जाता था? हाँ साहब, मुझे लगा कि जब उसके रिश्तेदार उस पर गुस्सा करेंगे तो यास्मीन समझ जाएगी कि इन सब के पीछे मैं हूँ, लेकिन वो नहीं समझी। 2 दिन तक उसका कोई फ़ोन नहीं आया। तब मैंने उसके दोस्तों को फ़ोन करना शुरू किया और ये कहानी बुनी कि वो अपने शौहर से अलग होना चाहती है और मेरे साथ ज़िंदगी बसर करना चाहती है। मैं बस उसे मजबूर करना चाहता था कि वो एक बार मुझे फ़ोन कर ले। शरीफ औरत पर कीचड़ उछाला है तूने। लेकिन सर उसने जो गलती की है और उसकी वजह से मेरी बीवी की जो बदनामी हुई है वो मुझे ही ठीक करनी होगी। ओके सर, ठीक है, मैं खुद ही वहां आता हूं। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। वो लोग मुझे तुम्हारे कॉल की डिटेल्स तो नहीं देंगे, हाँ, लेकिन नदीम ने जिसको कॉल किया है मुझे उसकी डिटेल्स मिल जाएगी और मैं उन सभी को कॉल करके सारा मैटर सॉर्ट आउट कर दूंगा। जैस्मीन, रिलैक्स करो, अब फिक्र की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। थैंक गॉड ये सब खत्म हो गया। आशा, यकीन नहीं आता कि सच में ये सब हुआ था। सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग रहा है। जैस्मिन का फोन नदीम के पास मिला। नदीम के फोन के कॉल डिटेल से पता चला कि उसने किस किस को फोन किया था। फरहान ने उन सभी लोगों से बात करके सारी गलतफहमियां दूर कर दी। पुलिस ने उन सभी लोगों के बयान लिए जिन्हें नदीम ने फोन करके जैस्मिन के बारे में अफवाहें फैलाई थी। नदीम को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, लेकिन फिलहाल वो जमानत पर रिहा है। किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी जैसे उनका पता, फोन नंबर, ईमेल, ये सब उन एजेंसीज और उनसे जुड़े लोगों के हाथ कैसे लगती हैं, ये समझना मुश्किल है। ये डेटा बहुत ही कीमती और गोपनीय है। ये इतनी आसानी से किसी के हाथ कैसे लग सकता है? क्या कंपनीज का आपस में डेटा एक्सचेंज करना अनैतिक नहीं है? वैसे तो हर सर्विस प्रोवाइडर निजी जानकारी को गोपनीय रखने का दावा करता है, लेकिन फिर भी जानकारी बांटी जाती है। उसकी वजह से हमें न जाने हर दिन ऐसे कितने कॉल बर्दाश्त करने पड़ते हैं जिनसे हमें सिर्फ और सिर्फ परेशानी होती है। हम ये सोचते रह जाते हैं कि हमारा नंबर आखिर उन लोगों तक पहुंचा कैसे। क्रेडिट कार्ड, सिम कार्ड्स, गाड़ी, मकान, इंश्योरेंस पॉलिसीज, न जाने कितनी चीजों के लिए सेल्स और मार्केटिंग के कॉल्स हमें दिन भर परेशान करते हैं। आप एक जगह अपना नंबर, ईमेल आईडी देते हैं और आपको हजारों जगहों से कॉल्स और मेल्स आने शुरू हो जाते हैं। किसी चीज के लिए किया गया एक इंक्वायरी कॉल अपने साथ लाता है ढेर सारे अनचाहे कॉल्स। कहने को तो डू नॉट डिस्टर्ब की फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी वो हमारी शांति भंग करने के लिए आ ही जाते हैं। कोई ये भी कह सकता है कि कंज्यूमरिस्ट कल्चर यानी कि उपभोक्तावादी सभ्यता में ये सब तो होना ही है। हर कोई कुछ ना कुछ बेचने पर उतारू है। हर कोई दूसरे को अपने टारगेट की तरह से देखता है। हर कोई नया मार्केट तैयार करना चाहता है या एग्जिस्टिंग मार्केट को टैप करना चाहता है। ये दुनिया अब एक मार्केट है और हर कोई एक ग्राहक है। और ऐसी ही मार्केट में इस बात का खतरा भी बना रहता है कि कहीं कोई नदीम डेटा का गलत इस्तेमाल कर किसी इंसान को टारगेट कर उसे अपने जाल में न फंसा ले।
आसाम के एक गांव के पास एक स्कूल बस को हाईजैक किया गया। बस में बैठे सभी बच्चे पहली और दूसरी क्लास के थे, सिवाय एक लड़की के जो उन सबसे बड़ी थी, 14 साल की रजनी पाठक। ये बस वो बस नहीं थी जिससे वो रोज घर लौटा करती थी। कुछ दिन पहले ही उसने इस बस में आना शुरू किया था। इट्स गुड कि तुम कल से क्लासेस ज्वाइन कर रही हो। यस मैडम। और ये एक्स्ट्रा क्लासेस तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 साल बाद 10th के एग्जाम्स हैं और जिसकी तैयारी तुम्हें अभी से करनी है। आई एम रियली ग्लैड टू हियर दिस। थैंक यू मैडम। कीप इट अप। तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस खत्म होगी 2:45 बजे। हाँ दादा, कल से। ठीक। 2:10 में हमारी एक बस है, लेकिन वो बस पहले और दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। मैं तुम्हें उस बस में ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वेट करना पड़ेगा। चलेगा। देखो, बस का रूट कुछ ऐसा है कि हमें छोटे बच्चों को पहले ड्रॉप करना पड़ेगा, फिर तुम्हें। बस का रूट हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तुम्हें लास्ट में उतरना पड़ेगा। चलेगा। ठीक है, मैं बस के ड्राइवर नारायण को बता देता हूँ। थैंक यू दादा। तू तो कल से फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड की दीदी बन जाएगी। अरे वो तो इसका सर खा जाएंगे। कोई बात नहीं, मेरी एक 8 साल की बहन है और छोटे छोटे कजन्स भी। मैं संभाल लूंगी बच्चों को। मुझे तो मजा आएगा उनकी बस में। सब तुझे रजनी दीदी कहेंगे। रजनी दीदी मुझे पानी दो ना। रजनी, तू मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन कर ले। दादा, पहले एक एक्स्ट्रा क्लास तो कर लूं। सही तो कह रही है, वरना उसे सवेरे जल्दी निकलना पड़ेगा और लौटते वक्त भी देर हो जाया करेगी। रजनी तो अभिषेक की तरह पढ़ाई में अच्छा कर रही है। हाँ देवता, हम लोगों ने तो किराने की फैमिली बिजनेस ही संभाला है, पर अभिषेक एमएससी कर रहा है और हमारी रजनी बिटिया भी पढ़ाई में तेज है। हमें तो विश्वास है कि हमारी अगली पीढ़ी कुछ ना कुछ कर दिखाएगी। तू साइंस ले लेना। वो मैंने नहीं सोचा, लेकिन हाँ, मुझे बड़ी होकर टीचर बनना है। बहुत बढ़िया, पढ़ाना एक बहुत नेक काम है बेटा। वो आदमी इस जंगल से कहीं से भी निकल सकता है, ध्यान रखो। बाहर के सभी लोगों का स्टेटमेंट ले लो। सर, वो अभी तक कहीं नजर नहीं आया है। उसके पास 2 गन्स है ना? यस सर। देखो देखो, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा। दीदी है ना सर, कुछ नहीं होगा बेटा, रोते नहीं। ये तो स्कूल बस, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कुछ गड़बड़ है। बी रेडी, स्कूल बस आ रही है, उसको रोकना है और चेक करना है। पोजीशन। गाड़ी रोकने की गलती मत करना, वरना गोली मार दूंगा। ये तो वही आदमी है। गोली मत चलाना, अंदर बच्चे हो सकते हैं, पीछा करो। कोई भी सामने आए तो गाड़ी मत रोकना। चलो। अबे तेज चला। तेज चला। तेज और तेज। आगे से लेफ्ट ले, चल। वो लोग इतनी जल्दी इतनी आगे नहीं जा सकते। अभी तक तो बस दिख जानी चाहिए थी। भगा भगा। अबे तेज चला, तेज चला। क्या हुआ? बस को रोकी। सामने गड्ढा था, ब्रेक लगाने को टाइम नहीं मिला। जल्दी कर।
भैया धंस गया है, बस आगे नहीं जाएगा। तुमने जानबूझकर बस गड्ढे में डाली ना। आपने किसी स्कूल बस को जाते हुए देखा है ऐसी स्पीड में? नहीं साहब, पिछले आधे घंटे से यहाँ से कोई बस नहीं गई है। सर मुझे लगता है बस को जंगल के रास्ते से लेके होगा। चलो। आखिर उस गन वाले आदमी ने बस के अंदर क्या किया? वो था कौन? पुलिस उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाई रही थी कि उसने एक स्कूल बस को हाईजैक कर लिया। वो आदमी कहां से आया था? क्या उसके बारे में सचेत करने के लिए कोई मैसेज दिया गया था? भाई जा दियासु। $170। इधर आ। केवल इधर आ। अंदर क्या देख के नहीं चल सकता? क्या बे, तू साइड में खड़ा नहीं हो सकता क्या? चल माफी मांग। माफी? अबे जा, तेरे को साइड में खड़ा होना था। तू माफी मांगता कि नहीं मांगता? नहीं मांगता हूँ, जा। अरे भाई, क्या हो रहा है? रुक जाओ, आगे जाना ठीक नहीं रहेगा, बहुत खतरनाक आदमी है। सही बोला तूने, उसके हाथ में गन है, कभी भी गोली चला सकता है। मैंने पुलिस को बुला लिया, आते ही हो गया अभी। एक मिनट। कई लोग इस जंगल के रास्ते तो नहीं गए? सर चेक कर लेते हैं। चल आगे, राइट ले ले। गाड़ी रोक। एवरीबॉडी पोजीशन। वो भाग गया साहब। साहब मैं बस का ड्राइवर हूँ, गोली मत चलाना साहब। साहब ओके, कोई रोएगा नहीं बच्चा। ओके, हम आप सबको घर पहुंचा देंगे। ओके, ठीक है? हाँ, कम ऑन, रिलैक्स, सब रिलैक्स हो जाओ। मुझे कुछ नहीं पता साहब, कौन थे वो लोग? क्या नाम है तेरा? नारायण साहब, इस बस का ड्राइवर हूँ। तू गन वाला आदमी ऐसे ही चला गया? नहीं साहब, उसने एक बच्ची को किडनैप करके लेके गया। 8वीं कक्षा की स्टूडेंट थी वो, इन सब बच्चों से बड़ी थी वो। क्या? बच्ची को किडनैप किया? जी साहब। क्या हुआ? बस को रोकी? सामने गड्ढा था। चुप हो जाओ, कुछ नहीं। मैं बस वापस लेके आ ही रहा था साहब। पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? साहब उसने मेरा मोबाइल फोन छीन लिया था। तेरा मोबाइल नंबर बता। एक काम करो, तुम तीनों बस में जाओ और सभी बच्चों को उनके माँ बाप के हवाले कर दो, ठीक है? तू गाड़ी लेकर ठीक से जाएगा और एक एक करके बच्चों को सबको घर छोड़ेगा। जी सर। हेलो, सुनो, नारायण के मोबाइल फोन को ट्रैकिंग पे डाल दो और यहाँ जंगल में तलाशी के लिए हमें ज्यादा पुलिस फोर्स चाहिए। ओके, चलो ढूंढते उनको। चलो। आसपास के सभी पुलिस स्टेशंस को इन्फॉर्म करो कि वो ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस जंगल में भेजें। हमें उस बच्ची को जल्द से जल्द बचाना है। खुरा, अभी रजनी की स्कूल से खबर मिली है कि उसको किसी गुंडे ने किडनैप कर लिया है और उसके पास पिस्तौल भी है। क्या? हाँ, जब वो स्कूल से वापस लौट रही थी तभी हादसा हुआ। बस ड्राइवर ने बताया कि उसने उस गुंडे को किसी बच्चे को छूने तक नहीं दिया, यहाँ तक कि वो तो एक बच्ची को बचाने के लिए उसके साथ चली गई। खुरा, अरे जल्दी से दुकान बंद करो, हमें घर जाना है। चल 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 बेटा।
आगे बढ़, चल चल चल। पुलिस और उद्घाटन खोलने को लगी। पुलिस तो गई है जंगल में रजनी को बचाने के लिए। रजनी बिटिया ने इतनी हिम्मत दिखाई, छोटे छोटे बच्चों की जान बचाई। हम सब यहाँ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकते। पुलिस तो ढूंढ ही रही है, हम सब चलते हैं। हम सब ढूंढेंगे। हाँ भाइयों, हम सब चलते हैं। चल अभिषेक, अगर पुलिस नहीं ढूंढ पाए तो हम ढूंढेंगे। चल आइए भाइयों। हाँ, चलो चलो, हम सब ढूंढते हैं। अरे मेरी पोती को ढूंढ गया, मेरी पोती को ढूंढ गया ना। नहीं सर, हम उन दोनों को अभी तक ढूंढ नहीं पाए। सर उस बस के ड्राइवर नारायण का फोन लगता है किडनैपर ने स्विच ऑफ कर दिया है। हम उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करो। उस बच्ची को हमें सेफ्टी से वापस लाना है। सर चलो। रजनी 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 बेटा। रजनी रजनी जाना है? जा, लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। चिल्लाना चिल्ला, लेकिन एक बात याद रख, अगर तू चिल्लाई। रजनी 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 बेटा। रजनी 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 ए, सोना नहीं है, समझी? रजनी! हो सकता है उन लोग जंगल के रास्ते से बाहर निकल गए होंगे। जंगल से बाहर निकलने के बहुत रास्ते हैं। हमें रुकना नहीं है। हो सकता है वो लोग यहाँ से बाहर निकल गए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो लोग यहीं कहीं छुपे हो। हमें कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए खुरा। तू ठीक कह रहा है, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। चलिए ढूंढते हैं। रजनी रजनी बेटा। सर जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन लोगों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कहीं वो लोग बाहर तो नहीं निकल गए? सर इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं। जो भी हो, हमें कुछ देर तक और ढूंढना पड़ेगा। ओके सर, चलो। सर हमने पूरी रात तलाशी जारी रखी, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाए। दिन बीता, रात हुई और अगला दिन भी निकल आया, लेकिन रजनी के मिलने की अभी तक कोई खबर नहीं आई थी। सभी तरफ निराशा छाई हुई थी। वो बहादुर लड़की अभी तक उस अपहरणकर्ता के चंगुल में फंसी हुई थी। जब दिन थोड़ा चढ़ा तो रजनी की खबर आई, वो भी 80 किलोमीटर दूर के डिब्रूगढ़ पुलिस स्टेशन से। हेलो साहब, मैं विश्वजीत बोल रहा हूँ डिब्रूगढ़ टी गार्डन के पास से। साहब एक लड़की है रजनी पाठक, क्या पुलिस उसे ढूंढ रही है? हाँ, वो एक 14 साल की बच्ची है। उसे एक आदमी ने स्कूल बस में से किडनैप कर लिया था। उसके बारे में कुछ पता चला क्या? साहब
वो लड़की इस वक्त हमारे पास ही है। सर मेरी हेल्प कर दो, मुझे घर जाना है। बेटी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग अभी वहाँ पहुँचते हैं। मैंने अपने नाम की पुकार सुनी थी, लेकिन उस आदमी ने मेरे ऊपर गन तानी थी। अगर मैं उस समय चिल्लाती तो वो मुझे मार डालता। तुम जंगल में कहाँ थी, कुछ पता है? नहीं, बहुत अंधेरा था। मुझे सिर्फ इतना पता है, मैं थक गई थी, मुझे नींद आ रही थी, लेकिन ना तो वो खुद सो रहा था, ना ही मुझे सोने दे रहा था। मेरी आँख लग गई थी, पता नहीं कितने देर सोई। जब आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा था। मुझे डर था आसपास ही होगा। मैं जैसी थी वैसी ही बैठी रही बहुत देर तक। फिर लगा वो आसपास नहीं है। मैं बिना रुके दौड़ती रही और फिर मुझे जंगल के बाहर एक सड़क दिखाई दी। भागते भागते एक गांव पहुंची और फिर उस घर। कौन हो बेटा तुम? क्या चाहिए? आता मेरी हेल्प कर दो, मुझे घर जाना है। उन्होंने मुझे कुछ खाने को दिया और फिर पुलिस को फोन किया। फिर पुलिस ने मुझे यहाँ लाया। रजनी बेटा, तुम एक बहुत ही बहादुर लड़की हो। ना केवल तुमने उन बच्चों की जान बचाई, बल्कि उनको कुछ होने भी नहीं दिया। वो इसने अपनी जान पर खेलकर उन बच्चों को बाहर भी निकाल लिया और खुद भी बाहर आ गई। यू आर ए वेरी ब्रेव गर्ल। गॉड ब्लेस यू। रजनी अपने घर सुरक्षित लौट आई, लेकिन वो आदमी था कौन? वो पिस्टल उसे कहां से मिली थी और वो ऐसे अचानक कहां गायब हो गया था? सर, वो ड्राइवर है ना नारायण, जिसका फोन ट्रैकिंग पे था, उसके फोन की IMEI से पता चला कि उसमें एक नया सिम कार्ड लगाकर उसे स्विच ऑन किया गया है।
वो फोन उसी किडनैपर के पास होना चाहिए। सर वो सिमोलगुड़ी रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है। चलो उस ड्राइवर नारायण को भी साथ में ले लो, उस बदमाश को पहचानने में आसानी होगी। चल। गाड़ी में साफ, वो देखो चाय के ढेले पे, वही है वो। कमरे में। मैं बता दूंगा साहब, मेरा नाम अनिल मजुमदार है साहब। वो दोनों गन जो तुम्हारे पास थी वो कहाँ है? एक मैंने वापस कर दी साहब, वो बेकार थी, उससे फायर नहीं हुआ साहब। और दूसरी? दूसरी साहब मैंने जंगल में छुपा दी। कहाँ? पहली वाली गन किसे लौटाई थी? साहब जिससे मैंने खरीदी थी उसे वापस कर दी साहब। कहाँ से खरीदी थी? नागालैंड से। वो दोनों गन्स तूने उसी दिन सुबह खरीदी थी ना, जिस दिन तूने बार में हंगामा किया था और बस को हाईजैक किया था? बोल क्यों खरीदी थी? बोल। हाँ? इससे पहले तूने कितनी किडनैपिंग की है? बोल। बोलता है तेरे हाथ में कर दूं। साहब मैंने कभी किडनैपिंग नहीं किया साहब। तो फिर? लूटने के लिए साहब, दुकानें लूटता था मैं। यही सही टाइम है, अभी कोई कस्टमर भी नहीं है। दुकान एकदम खाली है दादा, सिर्फ मालिक। चलो मुन्ने वाले मोबाइल तेरे जोड़ीदार कहाँ है? अपने अपने घर पे साहब। कहाँ उनका घर? कहाँ रहते हैं? वो गुंडा पकड़ा गया, उसके ऊपर लूट के कई सारे केसेस है। रजनी तो एक बहुत ही खतरनाक बदमाश का सामना कर रही थी। भगवान की लाख लाख कृपा है कि हमारी बच्ची सही सलामत घर वापस आ गई। नहीं काकी, भगवान की कृपा से नहीं, हमारी रजनी है ही बहादुर, ये डरी नहीं और इसने हर खतरे का डटकर सामना किया। चलो बेटा फोन लेके आ। हेलो, हाँ जी जी, हाँ ठीक है ठीक है। रजनी बेटा, चीफ मिनिस्टर साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। इसकी बहादुरी की खबर चारों तरफ फैल चुकी है। नए साल का पहला दिन 1 जनवरी 2014। रजनी अपने परिवार के साथ गुवाहाटी जा रही थी। उस दिन रजनी और उसके परिवार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। आसाम के मुख्यमंत्री के हाथों उसे पुरस्कार दिया जाने वाला था।
क्राइम पेट्रोल का ये केस गुंजन शर्मा की सच्ची कहानी पर आधारित है। वो एक बेहद भयानक एक्सीडेंट था, लेकिन सौभाग्यवश गहरी चोटें आने के बावजूद गुंजन और उसके परिवार के सभी मेंबर्स सुरक्षित हैं और रिकवर हो रहे हैं। हमारी 14 साल की ब्रेव हार्ट, वो लड़की जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर छोटे बच्चों की जान बचाई। शुरुआत में उसकी हालत थोड़ी खराब थी, लेकिन अब ठीक है। वो खतरे से बाहर है और जल्द ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाएगी। बस में पहली और दूसरी क्लास के 10 बच्चे थे। गुंजन ने उनमें से किसी पर कोई आंच नहीं आने दी। उनकी जान बचाने के लिए वो खुद उस गनमैन के साथ जंगल में जाने को राजी हो गई। उसने अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं की। जंगल में उस आदमी के साथ जाते समय वो अंदर से थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन उसने एक पल के लिए भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और उस हालत में भी अपना साहस बनाए रखा। और सही मौका मिलते ही वो जंगल से सही सलामत भाग आई। उसके साहस की मीडिया ने, जनता ने, प्रशासन ने बहुत सराहना की है। 14 साल की बहादुर लड़की गुंजन को राज्य सरकार की तरफ से, दूसरे सरकारी विभागों की तरफ से और कई दूसरी संस्थाओं की तरफ से पुरस्कार दिए गए। उस बस के ड्राइवर को भी सरकार की तरफ से पुरस्कार मिला है। आसाम सरकार इस 14 साल की बहादुर बच्ची का नाम नेशनल ब्रेवरी अवार्ड यानी कि राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए सिफारिश करने की सोच रही है। इसके अलावा आसाम सरकार ने गुंजन के नाम से एक राज्य वीरता पुरस्कार भी स्थापित किया है। क्राइम पेट्रोल इस बहादुर लड़की को सलाम करता है और उसके जल्द ही ठीक होने और एक बहुत ही उज्जवल और सुनहरे भविष्य की कामना करता है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सबसे जरूरी सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।